समझ आती है बेटा? हाँ जी सर आती है सर। इसमें क्या समझना है, बड़ा सिंपल है ये तो। लो जी, दो तरह के लॉ एंड रेगुलेशन होते हैं जो हमारे क्लाइंट पे होते हैं। सम लॉ और रेगुलेशन हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर लॉ और रेगुलेशन आर टू बी कंप्लाइड विद मैनेजमेंट बट डू नॉट हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एन एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ऑडिटर्स एबिलिटी, अभी डायरेक्ट के लिए ऑडिटर क्या करेगा? The auditor responsibility is to obtain sufficient appropriate audit evidence about compliance with the provision of those law and regulation. आपको sufficient appropriate audit evidence लेने ही पड़ेंगे। The auditor shall obtain a general understanding of the legal and regulatory framework applicable to entity and the industry. Industry और sector पे वो देख लेगा क्या क्या लगते हैं, और फिर वो देख लेगा client पे वो सब लग रहे हैं या नहीं, in which the entity operates and how the entity is complying with the फ्रेमवर्क, और एंटिटी कैसे उस फ्रेमवर्क से कंप्लाई कर रही है। जनरली हम यहाँ पे चेकलिस्ट बना के काम करते हैं ताकि कुछ मिस ना हो जाए। दूसरा जो इनडायरेक्टली हिट करते हैं, द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू अंडरटेकिंग स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर टू हेल्प आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस विद दोज लॉ एंड रेगुलेशन दैट मे हैव ए मटेरियल इफेक्ट। इस वर्ड को हाईलाइट कर लो, मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा मटेरियल इफेक्ट? नॉन कंप्लायंस के केस में मटेरियल इफेक्ट आ सकता है। क्या बात है, मैं भी पढ़ाने में इतना मग्न हूँ कि एक बार भी मैंने नहीं देखा कि बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही। यही नशा है पढ़ाने का। दोबारा दिखा रहा हूँ, एक ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का के ऊपर, एक ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता फाइनेंशियल्स के ऊपर। जिनका डायरेक्ट होता है उसके लिए आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, देखना है कि कौन कौन से मेरे डायरेक्ट हिट होते हैं। इसको कैसे करें? हम नॉलेज लेंगे लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की, इसमें हम इंडस्ट्री के ऊपर क्या लगता है, सेक्टर के ऊपर क्या लगता है वो देख सकते हैं, और कंपनी किस तरह से इसको कंप्लाई करती है वो हमें देखना है। जनरली इसके अंदर मैं चेकलिस्ट बनाकर काम करता हूँ ताकि मेन मेरे लॉ एंड प्रोविजन जिनके लिए मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है वो कोई स्किप ना हो जाए। जो इनडायरेक्टली मेरे को हिट करते हैं उनका सबसे मेन मेरे को क्या दिक्कत है भाई, उनकी नॉन कंप्लायंस की वजह से मटेरियल इफेक्ट आता है, इसलिए मेरे को उनको देखना जरूरी है। इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से कि आपके यहाँ पे कौन कौन से अदर लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं, और अगर कोई कोरेस्पोंडेंस है जैसे होता है ना लाइसेंस वगैरह, उनको इंस्पेक्ट कर लेगा इफ एनी विद द रेलेवेंट लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये था बेसिक। फिर उसके बाद आता है ऑडिट प्रोसीजर व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड। एक ऑडिटर को जब नॉन कंप्लायंस मिले तो वो क्या करेगा? एंड अंडरस्टैंड ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस इट विच इट हैज अकर्ड। किस सर्कमस्टांसेस में हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब आपको देखना है। फर्दर इन्फॉर्मेशन टू इवेल्युएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कितना इफेक्ट आएगा, हो सकता है आप क्लाइंट को इसके लिए प्रोविजन बनाने के लिए बोलो। ठीक है, क्यों जाएगा अदर मैटर में? क्यों डालोगे अदर मैटर में? क्यों डालोगे? जबरदस्ती डाल दोगे क्या? मैं समझ नहीं पा रहा आपकी क्वेरी क्या है। आप सिर्फ एक लाइन लिख रहे हो अदर मैटर में जाए, क्यों जाएगा? जब सब कुछ सही है, मेरे को सब कुछ मिल रहा है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, मैं अदर मैटर में क्यों डालूंगा? अनुज मैं आपको क्या रिप्लाई करूं? आपके पास टाइम नहीं है पढ़ाई करने का, कोर्स के अंदर अमेंडमेंट आई है, मत देखो बेटा। जब टाइम मिले आपको तब देख लेना। अपने आप से पूछ सकते थे यार ये क्वेश्चन तो। देखिएगा, इफ ऑडिटर सस्पेक्ट दैट देयर मे बी नॉन कंप्लायंस द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अगर आपको लगता है कि भैया कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है तो डेफिनेटली हम मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करेंगे। इफ मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट इन्फॉर्मेशन द ऑडिटर शैल कंसिडर टू नीड क्या लीगल एडवाइस भी वो ले सकता है। If sufficient information about suspected non-compliance cannot be obtained, the auditor shall evaluate the effect of lack of sufficient appropriate audit evidence on the auditor opinion. आप देखोगे कि भैया इसका कितना इफेक्ट हो सकता है। ये क्वेश्चन एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बुक के अंदर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूं साथ में, नॉट कवर्ड इन बुक। ये क्वेश्चन बैंक में हो सकता है। ऐसे मैटर बताओ जो एक इंडिकेटर हो नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन का। अब देखिए ये इंडिकेटर आप खुद से भी लिख सकते हो, हालांकि ये फिर भी मैंने यहाँ पे चार्ट में दे दिए कि नॉन कंप्लायंस का इंडिकेटर कब कब आपको मिल सकता है। कब? जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, सरकार भैया इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पेमेंट कर रहे हो आप अनस्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए, ठीक है, सेल्स कमीशन और एजेंट फी दैट अपीयर एक्सेसिव इन रिलेशन टू द ऑर्डिनरी बिजनेस,
Purchasing at price significantly above or below the market, unusual payment in cash, unusual payment toward legal and retainership fees, unusual को तो unusual word को अंदर घुसा लो, unusual transaction with company registered in tax haven, payment for goods and service tax made to the country from which goods or services originated। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पेपर में लिखने के लिए आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, भैया कुछ मैटर्स बता दो जो इंडिकेटर हैं नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन के, कुछ एग्जाम्पल्स बता दो जो इंडिकेटर हैं नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन के। तो ये है लॉ एंड रेगुलेशन के नॉन कॉम्प्लायंस के कुछ एग्जाम्पल। और नॉन कॉम्प्लायंस होता है तो आप मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताओगे, ऑडिट रिपोर्ट में डालोगे, कारो के अंदर डालोगे, क्लोज 7 में अगर इफेक्ट हो रहा है तो रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को बताओगे अगर बताना है तो। ठीक है जी, 250 डन। 260 आपको सारे इंपॉर्टेंट मैटर मैनेजमेंट के साथ, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस करने हैं टाइमली बेसिस पे। क्या क्या डिस्कस करते हो, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग, अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सारी ऑब्जर्वेशन, आप कैसे ऑडिट रिपोर्ट बनाने वाले हो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स, सारे की मैटर हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस करते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्जाम के लिए, क्या डिस्कस करना है, तो बड़ा सिंपल था। आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को यही बताते हो कि ड्यूरिंग ऑडिट अगर मेरे को कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आ रही है तो क्यों, क्योंकि भाई सबसे पहले मैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बोलूंगा क्योंकि वही कंपनी में सबसे ऊपर है और वो मुझे हेल्प कर सकती है उन डिफिकल्टीज को रिमूव करने में। क्या क्या डिफिकल्टी हो सकती है आपके पेपर में आ सकता है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट। सर मैनेजमेंट मुझे डेटा नहीं प्रोवाइड कर रही है, ज़्यादा टाइम लगा रही है किसी भी चीज़ को बताने में, मेरे को एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट लगाना पड़ रहा है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में, जो मैं मांग रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, स्कोप को मेरा रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। और भी इसके अंदर आप अपने मन से 4-5 एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन आपका फॉर्म, टाइमिंग एंड कंटेंट फिक्स रहेगा, रिटर्न में होना चाहिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं था, बस 2 क्वेश्चन आपको, एक ही क्वेश्चन करना है मेन तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज वाला जो हम कम्युनिकेट करते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। दूसरा ये था कि आप क्या क्या डिस्कस करते हो, ये तो बड़ा ही सिंपल था। ठीक है, ऐसे 260, 265, 260 और 265 दोनों ही कम्युनिकेशन की बात करता है। 265 जो बात करता है वो कम्युनिकेशन की बात करता है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। सर मैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता हूं तो मैं इंटरनल कंट्रोल क्यों कम्युनिकेट करूं? एक बात बताइए, क्या आप अगर इंटरनल कंट्रोल, क्या हम इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करते हैं? सबसे पहले तो आप ये बताओ। सर बिल्कुल करते हैं, हालांकि मैं सब्सटेंटिव टेस्टिंग करता हूं, लेकिन सब्सटेंटिव टेस्टिंग कितनी करनी है उसके लिए मैं इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करता हूं। मेरा इंटरनल कंट्रोल पे मेरे को कोई ओपिनियन भी नहीं देना, हालांकि आजकल आइकोफर के अंदर आप फाइनेंशियल कंट्रोल पे ओपिनियन देते हो, लेकिन स्टिल अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूं तो इंटरनल कंट्रोल पे मान लो जनरली मैं कोई ओपिनियन भी नहीं देता, फिर भी मैं कंट्रोल टेस्टिंग करता हूं जस्ट टू डिसाइड एंटी ऑफ माय सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। और अगर मेरे को कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिलती है तो मुझे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताना चाहिए कि भैया देखिए आपके यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हैं, और मुझे उनको एक्सप्लेन भी करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। ऐसा नहीं है कि एक ऑडिटर, मान लीजिए एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कुछ मैटर डिस्कस करने की, सिग्निफिकेंट मैटर इन्फॉर्म करने की, लेकिन मान लीजिए वो मैटर ऑलरेडी मैनेजमेंट ने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बता दिया, तो क्या ऑडिटर ये बोलेगा कि अब मैं तो बताऊंगा ही नहीं क्योंकि मैनेजमेंट ने बता दिया? नहीं, मैनेजमेंट अगर कोई मैटर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। सेम अप्लाइज टू मैनेजमेंट, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट नहीं करेगी। मैनेजमेंट को जो डिस्कस करना है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसे डिस्कस करेगी ही करेगी। बेटा आवाज में धीरे बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या है? ऑडिटर शुड डिटरमाइन वेदर डेफिशिएंसी इज सिग्निफिकेंट और नॉट। आपको देखना पड़ेगा कि डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है या नहीं, कम्युनिकेट करना है आपको राइटिंग में टाइमली मैनर के अंदर। ऑडिटर को डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी डालना है और उसका इफेक्ट क्या है वो भी डालना है, ठीक है। ड्राफ्ट लेटर ऑफ वीकनेस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया दोनों में से। एक आपका क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, ड्राफ्ट लेटर ऑफ वीकनेस। भैया याद रख लेना ये बात है, ये मैराथन अगर आपने इन, अब देखो कितना स्पीडली पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन जहां पे भी जो एग्जाम का क्वेश्चन आ रहा है ना, मैं रोक के बता रहा हूं कि ये एग्जाम का क्वेश्चन है। देख लो मैंने ऊपर वाले में बताया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कितना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, भाई कुछ है ही नहीं ना पढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बता दिया यहाँ पे, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग ऑडिट आपके एग्जाम में आ सकता है। सेम ऐसे ही जब मैं ऐसे 265 पढ़ा रहा था, मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया, लेकिन जैसे ही ड्राफ्ट लेटर ऑफ वीकनेस आया मैंने रुक के बता दिया कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ड्राफ्ट लेटर ऑफ वीकनेस।
ठीक है। पॉइंट टू बी इंक्लूडेड इन रिटर्न लेटर ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी क्या थी, एरिया ऑफ वीकनेस क्या था, उसका इफेक्ट क्या था, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दोगे आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, ताकि वो उसे अंडरस्टैंड कर सके। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट कवर होंगे, ओनली वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल एंड सजेशंस आपकी, मेंशन दैट ऑडिटर टेस्टेड कंट्रोल टू डिसाइड एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नोट फॉर ओपिनियन, आपको दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बता देना है कि भैया मैंने कंट्रोल की टेस्टिंग इसलिए की है क्योंकि इसके बेसिस पे मैं एनटीई ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करता हूं, ना कि मैंने इसलिए कंट्रोल टेस्टिंग की कि मैं इसकी ओपिनियन दे रहा हूं, उससे लिए तो मैं अलग से पैसे लूंगा। मेंशन रेफरेंस ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट बता दो उसको कौन कौन से हैं। दिस लेटर आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग लीगल लायबिलिटी, इससे क्या है एक ऑडिटर की लीगल लायबिलिटी भी कम होती है, क्योंकि वो जब सब कुछ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बता चुका है और फ्यूचर में कुछ मिलता भी है तो वो बोल सकता है देखिए साहब मैंने कंपनी को बता दिया था टाइमली। तो दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीए फाइनल एग्जाम, ड्राफ्ट लेटर ऑफ वीकनेस। समझ आ गया सबको, मानते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या हो सकता है, इनइफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, इनइफेक्टिव रिस्पांस टू सिग्निफिकेंट रिस्क, मिसस्टेटमेंट नोट करेक्टेड बाय द मैनेजमेंट। ये था हमारा 265। समझ आया बेटा, ये बता दो। अब ये कैटेगरी का स्टैंडर्ड है। समझ आया क्या जी, बताना बेटा। समझ आया आप बच्चों को। देखिए गुड नाइट सर, शुभम तुमने तो सीधा ही गुड नाइट कर दिया बाबू, ठीक है गुड नाइट, सो जाओ। यस सर, देखो अब कल चलो जी, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब आप मुझे बताओ, कल आप लोगों ने 30 मिनट 30 मिनट की क्लास, 25 to 30 मिनट की क्लास स्किप करी थी आपने, क्योंकि आप लोग थक गए थे, याद है आपको। और उसके अंदर एक की स्टैंडर्ड होना था ऐसे 720, ए कैटेगरी का स्टैंडर्ड था, 30 मिनट में पूरा हो जाएगा, 25 से 30 मिनट में। आपको पता था मैं आज थका हुआ हूँ, आज मैं क्लास लेने की हालत में नहीं था, तो जितनी मेरी एनर्जी थी मैंने सब निकाल दी। कैसा लगा पहले ये बताओ, सेशन कैसा लगा ये बताओ। और अब मुझे ये बताओ, क्या ये 200 बच्चे जो लाइव देख रहे हैं, 200 स्टूडेंट,